The greatest Parmara. The greatest Parmara. ये हैं लखधीर जी परमार, मुली राज्य की स्थापना करने वाले राजवी। सिंध से पांचाल भूमि पर आकर उनकी प्रथम मुलाकात वढवाण नरेश विशलदेव वाघेला से होती है। तब उनकी दिलेरी, सच्चाई और राजपूताई संस्कार से वढवाण नरेश विशलदेव वाघेला प्रभावित हो जाते हैं और तब से उनके बीच मित्रता का गहरा संबंध बन जाता है। वढवाण नरेश विशलदेव वाघेला उस वक्त लखधीर जी परमार को उनके यहाँ चौपाट खेलने के वचन से बांध लेते हैं। तब से वो सिलसिला जारी है। उसके तहत आज लखधीर जी परमार अपने 2 अंगरक्षकों के साथ मुली से प्रस्थान करके वढवाण की ओर जा रहे हैं। ये हैं वढवाण के महल की खास जगह, जहां पर दोनों अक्सर चौपाट खेलते हैं। समय हो गया है। एक सेवक ने चौपाट की बाजी बिछा दी है। तभी विशलदेव वाघेला यहाँ पर पधारते हैं। विशलदेव वाघेला चौपाट की बाजी पर एक नजर डालते हैं और मुड़कर दरवाजे की ओर देखते हैं तो लखधीर जी परमार आते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जैसे ही लखधीर जी नजदीक आते हैं, बाहें फैला के स्वागत करते हुए दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। स्थान ग्रहण करने के बाद दोनों में बातचीत का दौर शुरू होता है। इधर उधर की बातें होती हैं और उसके पश्चात चौपाट की बाजी शुरू होती है। लखधीर जी के नजदीक आकर सेवक उनको पासे देता है और लखधीर जी चौपाट पर पासे डालकर बाजी शुरू करते हैं। सेवक उन दोनों को बारी बारी पासे दे रहा है और वो दोनों अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। बाजी चल रही है, पासे पड़ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों और लखधीर जी के मन के अंदर कोई उलझन चल रही है। उसी कारण उनका ध्यान खेल से भटका हुआ है। लखधीर जी खुद हैरान हैं। क्यों आज ऐसा हो रहा है? विशलदेव वाघेला उनके ये भाव पढ़ लेते हैं और कहते हैं, आज चौपाट खेलने में आपका ध्यान नहीं है। क्या बात है कि आज आप कुछ उलझे उलझे से नजर आ रहे हैं? लखधीर जी परमार उनको कहते हैं, ना जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी बात हो रही है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। विशलदेव कहते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए जो हमारे सोच से परे हो, पर आपके मनोभाव से
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो आपके मन में ऐसा चल रहा है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ज्यादा सोचने का बंद कीजिए और अपने पासे फेंकिए। फिर पासे पड़ रहे हैं, परंतु लखदी जी परमार का मन अब सोचने लगता है, कोई संकेत तो नहीं कुछ ऐसी बात का, क्योंकि आज प्रातः काल से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ तो होने वाला जरूर है। विशरदेव वाघेला उनको इस तरह सोचता हुआ देख रहे हैं और उस वक्त लखदी जी परमार के पासे पड़ते ही दरवाजे से विशरदेव वाघेला का गुप्तचर उनकी ओर दौड़ता हुआ नजर आता है। गुप्तचर को इस तरह यहाँ आता देखकर दोनों एक दूसरे के सामने प्रश्नसूचक नजरों से देखते हैं। उनको लगता है कोई तो खास बात होगी, नहीं तो गुप्तचर इस तरह से यहाँ पर नहीं आता। क्या ऐसा तो नहीं कि गुप्तचर का आना कुछ नया मोड़ लेकर आया है? गुप्तचर विशरदेव वाघेला के पास आता है और कान में कुछ कहता है। विशरदेव वाघेला उनको ध्यान से सुन रहे हैं और सुनते ही उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। लखदी जी परमार उनको हैरानी के भाव से देखते रहते हैं। लखदी जी परमार सोचते हैं, मेरे मन की आशंकाएं क्या सच में तब्दील होगी? विशरदेव वाघेला गुप्तचर की बात सुनने के बाद तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लखदी जी कहते हैं, क्या हुआ है? आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? वो तुरंत ही लखदी जी परमार को सूचित करते हुए कहते हैं, मैं आपके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी ही कहा था कि कुछ ऐसा बन जाए जो हमारे सोच से परे हो, और हकीकत में भी ऐसा हुआ है, वो भी आपके साथ। आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। लखदी जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है? ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ कि आप मुझे यहाँ से जल्द ही निकल जाने को कहते हैं? विशरदेव वाघेला कहते हैं, आपके और आपके मूली पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी साजिश मेरे पीठ पीछे हो चुकी है, जिसकी खबर मुझे अभी मिल चुकी है। आप जितना हो सके इतनी जल्दी इस महल से निकलकर अपनी जगह पहुंचने की कोशिश कीजिए, उसमें ही मेरी और आपकी भलाई है। लखदी जी तुरंत ही बात को समझ लेते हैं। अब आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा आ जाता है। वो चौपाट की जगह छोड़कर बाहर की ओर जाने को निकल पड़ते हैं। विशरदेव वाघेला उनको जाते हुए देख रहे हैं। लखदी जी अब दरवाजे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विशरदेव वाघेला सोच में ही सोच में वहीं पर खड़े हैं। लखदी जी एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। दरवाजे के अंतिम छोर पर पहुंचते ही उनको तलवार के खनकने की भी आवाज आती है और उनको परिस्थिति की गंभीरता अब दिखाई देती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनको नजर आता है कि उनके दो अंगरक्षक बहुत सारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं। लड़ाई को देखकर वो तुरंत ही इस परिस्थिति को भांप लेते हैं। वो कुछ सोचते हैं कि इस परिस्थिति को कैसे निपटा जाए, और कुछ देर बाद उसकी रणनीति उनके मन में बन जाती है। फिर वो अपनी तलवार निकालते हैं।
सबको देखते हैं। और वो भी लड़ाई के लिए अब उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। उनको इस तरफ आते देख शत्रु का एक आदमी उनकी ओर मुड़ता है, लेकिन वो कुछ सोचे समझे उससे पहले तो लकड़ी एक शेर की तरह हवा में कूदते हुए उस पर तलवार से वार करते हैं। उनका वार ऐसा होता है कि एक ही वार में उस शत्रु के लिए जानलेवा बन जाता है। लवदी जी का ये रूप देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और उनके अंगरक्षक के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कुछ देर तक ये लड़ाई चलती है। और कुछ समय के बाद एक शत्रु मौत की गोद में जा गिरते हैं। ये परिस्थिति और लवदी जी का रौद्र रूप देखकर उन शत्रुओं में से 3 लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। लवदी जी उनको भागते हुए देखते हैं। तब उनके दोनों अंगरक्षक नजदीक आते हैं। फिर कहते हैं, महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तब लवदी जी कहते हैं, यहाँ ये जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं है। लगता है मूली में उससे भी बड़ी बात हो सकती है। वो अंगरक्षक उनके सामने हैरानी के भाव से देखते हैं, क्योंकि वो दोनों ये बात से अनजान हैं कि क्या होने वाला है। ये बात सुनकर अंगरक्षक कहते हैं कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से जल्द ही निकल जाना पड़ेगा। लवदी जी कहते हैं, हाँ, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो दोनों अंगरक्षक बाहर के दरवाजे की ओर भागते हैं, जहाँ पर उनके अश्व बंधे हुए हैं। लवदी जी भी अपने अश्व की ओर बढ़ते हैं। उनका अश्व भी मानो उनकी ही राह देख रहा है। लवदी जी अपने अश्व पर सवार हो जाते हैं और उनके अश्व पर बैठते ही उनका अश्व अपने आगे के 2 पैरों को हवा में उठा लेता है। लवदी जी समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक उनको ख्याल आता है कि मेरे अश्व के आगे के 2 पैर में तो नेवल बंधी हुई है, अब क्या करें। इतने में कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। लवदी जी सोचते हैं कि इस परिस्थिति में अब क्या किया जाए। अगर नेवल खोलने जाए तो यहाँ पर उन लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा, और लड़े तो मूली पहुँचने में बड़ी देर हो जाएगी। उनकी ये सोच को उनका अश्व समझ लेता है और अपने आगे के दोनों पैर उठा लेता है फिर से। और वो कुछ समझे उसके पहले तो आगे के पैर एक साथ उठा के वो बाहर की ओर दौड़ने लगता है। बाहर उनके अंगरक्षक अपने अपने अश्व पर सवार हो चुके हैं, और जैसे ही अश्व पर सवार लवदी जी मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वो दोनों अचंभित होकर देखते हैं, इस तरह नेवल से आगे के पैर बंधे हुए होने के बावजूद भी अश्व इस तरह कैसे दौड़ सकता है। फिर वो भी लवदी जी के पीछे अपना अश्व दौड़ाने लगते हैं। लवदी जी का अश्व भी मानो ये विपरीत स्थिति को समझ गया है और 4 पैरों से जोर लगा के और भी तीव्र गति से भागने लगता है। तेज हवा चलने लगती है, मानो वो भी आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही हो।
रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लक्ष्मी जी परमार सोचने लगते हैं, मूली में ये लोग हमला करने वाले हैं और वहाँ सब अनजान और बेखबर है इस बात से। मैं जितनी हो सके जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ तो इस विकट स्थिति संभल सकती है। लक्ष्मी जी परमार और मूली राज्य पर आया हुआ ये तूफान इस आंधी की तरह कोई ऐसा रूप लेगा जो इतिहास के पन्नों पर नया मोड़ ले आएगा, जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। द ग्रेटेस्ट परमारा परमारा।